साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारत से हम क्या सीखे। किस चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं? तो भारत से हम क्या सीखे। और ये पाठ कितना है? तो ये पाठ है हम लोगों का 3, ठीक है, यानी कि ये 3 चैप्टर है। और पिछले क्लास में हम लोग इसका लेखक परिचय बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। तो जो लोग लेखक परिचय नहीं देखे हैं वो लोग जाके कृपया करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देता है। लेखक परिचय से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देता है ना। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार लेखक परिचय को देख लीजिएगा। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएंगे, पर लेखक परिचय बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से एकदम ध्यान में रखिएगा इन सभी बातों को। तो चलिए अब क्लास को बिना देर किए आगे की ओर इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है ना इस किताब से पढ़ेंगे। तो जिनके पास बुक नहीं है वो लोग जाके एक बार मार्केट से जाके थोड़ा पैसा खर्च करके एक किताब खरीद लीजिए, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास है भैया, बार बार नहीं आने वाला है। ताकि आप लोग बुक खरीद लेंगे तो आप लोग को पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी, पर आप लोग के पास अगर किताब रहेगा तो आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम डाल लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। तो हमारा सबसे पहले देखिए पाठ कौन सा है। सबसे पहले हम लोग पाठ का नाम लिख लेते हैं चैप्टर के नाम के पहले हम लोग का पाठ। तो पाठ देखिए हम लोग का 3 पार्ट है। उसके बाद इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। भारत से हम क्या सीखें। आप लोग राइटिंग के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि राइटिंग उतना भी मेरा अच्छा नहीं है ना। तो राइटिंग के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। अब हम एग्ज़ाम दे लिए हैं, हमको राइटिंग बैठाने का ज़रूरत नहीं है भाई, आप लोग को है ना। तो राइटिंग को उतना मत गौर कीजिएगा, बोर्ड पे ऐसा ही लिखाता है भाई, अभी उतना आदत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कहानी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए कहानी में सबसे पहले लिखा गया है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। कहा गया है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है भैया। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो मैं बताऊंगा कि वह देश भारत है। कहते हैं लेखक कि अगर आप लोग हमसे पूछेंगे ना कि लेखक जी यहाँ पे बैठिए, क्या कीजिए जी, बैठिए आराम से, ठीक है, कंफर्टेबल फील कीजिए, और तब बताइए कि जो पूरा देश है उसमें से सबसे अच्छा देश कौन सा है। तो लेखक कहते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आप लोग मेरे से कभी कर दिए, गलती से भी कभी कर दिए, तो मैं क्या बताऊँगा? मैं यही बताऊँगा कि सबसे अच्छा देश क्या है? भारत है। सबसे अच्छा देश कौन सा है जी? भारत है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं। बोलते हैं कि अगर आप हमसे पूछे ना कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महान देश कौन है भैया, तो हम क्या बताएंगे? भारत बताएंगे, क्योंकि भारत देश है ना, ये एक स्वर्ग का नगरी है, जीता जागा एक स्वर्ग का नगरी है, ठीक है। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियों को ऐसा कौन सा
साहित्य पढ़ना चाहिए। बोलते हैं कि अगर यदि कोई हमसे ये भी पूछे ना कि लेखक भैया आपको कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए, तो हम क्या बताएंगे कि हमें ना भारत की साहित्य पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का अंतरम परिपूर्ण, अधिक सर्वगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहें कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए। और यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए तो मैं फिर भारत का ही नाम लूँगा। बोलते हैं लेखक कि इस जन्म में ही क्यों, हम इस जन्म में ही क्यों बोलेंगे कि भारत देश महान है, हम अगला जन्म में भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी कि हमारा भारत देश महान है, हमको यहाँ का साहित्य सीखना चाहिए। कौन बोलते हैं? तो लेखक बोलते हैं। ठीक है, जो लोग आजकल के भारत घूम कर आए हैं, अब बोलते हैं ना, जानते हैं जो लोग आजकल भारत घूमने जाते हैं ना, विदेशी लोग जो भारत घूमने जाते हैं ना, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरों शहरों की याद आती है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है। बोलते हैं ना कि आजकल के आप लोग को देख ही लीजिए, आजकल के विदेशियों को देख लीजिए। किसको देख लीजिए? आजकल के विदेशियों को देख लीजिए। वो जाते हैं ना तो सबसे पहले क्या याद रखते हैं? उनके दिमाग में यही याद रहता है कि वहाँ पे हम गए तो लाल किला देखे दिल्ली का, बम्बई घूमे, कलकत्ता घूमे, मद्रास घूमे, लेकिन किसी को और चीज़ नहीं याद आता है। लेकिन अगर हम आए हैं ना घूमने के लिए तो हमको क्या याद आया है? हमको गांव के लोगों का जीवन याद आता है, गांव की बातें याद आती हैं। हमें कोई शहर से फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ गांव की याद आते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे अरे भैया सबको तो शहर का याद आता है, इनको काहे गांव का याद आ रहा है? तो आइए देखते हैं काहे इनको भाई गांव का याद आ रहा है। देखिए, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वही हो सकते हैं। कहते हैं कि हमें गांव का, इसलिए हम इतना गांव का तारीफ कर रहे हैं क्योंकि जो असली, जो क्या बोलते हैं, भारत का जो दर्शन है, भारत का जो घूमने लायक जगह है वो कहाँ है? तो भारत का असली घूमने वाला जगह गांव में ही है। और आजकल तो घूमने में और बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि आजकल तो रोपनी का दिन चल रहा है। आप लोग को तो पता है बरसात का दिन है, पूरा हर जगह धान रोपा रहा है, एकदम मस्त मौसम बन रहा है। आजकल कोई घूमने आ जाए तो उसको क्या हम लोग बढ़िया से घुमा देंगे, बहुत ही अच्छा से घुमा देंगे, है ना? क्योंकि आजकल का जो मौसम है कितना अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी से हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। क्या है जी? वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। बोलते हैं ना कि भारत इतना अच्छा देश है, इतना महान देश है ना कि हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते हैं, उनके पास वैसा दृष्टि ही नहीं है भारत को समझने के लिए। अगर भारत को समझना है तो एक अच्छा दृष्टि रखना पड़ेगा, एक अच्छे दृष्टि की ज़रूरत है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, भारत को अच्छे से जान पाएंगे कि इसकी जो है ग्राम में कैसी इसकी दृश्य है, शहरों में कैसी इसकी दृश्य है, इसका कैसा बोली है, कैसा विचार है, किसका? भारत का, है ना? यदि आपकी अभिरुचि पर पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। बोलते हैं लेखक जी, क्या बोलते हैं जी कि देखिए व्यक्ति लोग, अगर आपकी अभिरुचि ना पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो आपको भारत देश ही है जो आपको बहुत अच्छा से मौका देगा, बहुत बढ़िया से मौका देगा आपको क्या करने के लिए, उस चीज़ को आजमाने के लिए। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब एगो ज़बरदस्त बात बोलते हैं यहाँ पे
कि यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन प्रतीक्षा कर रहा है जी? तो हिमालय से लेकर श्रीलंका तक आपका प्रतीक्षा कर रहा है। भूमि का प्रदेश आपको प्रतीक्षा कर रहा है। इसमें यदि आप रुचि रखते हैं, लेखक भैया कहते हैं कि देखिए साथियों, अगर आप किस में रुचि रखते हैं तो भू में अभिरुचि रखते हैं जी, भू विज्ञान में, यानी कि भौगोलिक विज्ञान में यदि आप अभिरुचि रखते हैं तो आपका इंतज़ार कर रहा है कोई, और वो इंतज़ार करने वाला कोई और नहीं है, हमारा अपना हिमालय से लेके श्रीलंका तक की ज़मीन आपका इंतज़ार कर रही है। आप पधारिए, आप हमारे यहाँ पधारिए, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। किसके लिए जी? जो लोग भू विज्ञान में क्या रखते हैं? अभिरुचि रखते हैं, है ना। अब देखिए, यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हर्कर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। बोलते हैं कि अगर आपको वनस्पति के बारे में जानना है तो आइए आप हमारे भारत में आइए। कहाँ आइए? हमारे भारत में आइए, आपको बहुत अच्छा फुलवारी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला पेज पे देखें। अगला पेज पे लिखा है, यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान ही श्री हेकल की ओर अवश्य होगा। बोलते हैं कि अगर आपका रुचि न कि इसमें है, जीव जंतुओं में हो, तो आपको जरूर याद होंगे। कौन याद होंगे? हकेल जरूर याद होंगे, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। कहिए, एक सुनहरा सपना जैसा है। यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागा संग्रहालय ही लगेगा। बोलते हैं कि यदि आप किस में अभिरुचि रखते हैं, यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो आपको भारत जो है जीता जागता क्या लगेगा? संग्रहालय दिखेगा आपको। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, किसके प्रेमी हैं जी? यदि आप पुरातत्व के प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए भी पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपका जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। किसकी जी? अगर आप किसी चीज़ को ढूंढना चाह रहे हो, किसी पुराने चाकू को या फिर पुराने कोई जेवर को, पुरानी कोई बर्तन को ढूंढ रहे हैं, तो आपको किसकी जीवनी पढ़ लेनी चाहिए जी? किसकी जीवनी? जनरल कनिंघम का। ठीक है, अब देखिए, और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा बिहारों के धनसावशों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। क्या उठेगा? आतुर हो उठेगा। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है, बोलते हैं यदि आपके मन में ऐसा लग रहा है कि हमें पुराना सिक्का के बारे में जानना चाहिए कि सिक्का कहाँ से आया, सिक्का पुराना कैसा दिखता होगा, तो आपको क्या करना चाहिए? तो भारत की भूमि में ईरानी, कैरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानियन और मेडिनियन, सको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिणाम में उपलब्ध होंगे। बोलते हैं कि यदि आपको ना सिक्का के बारे में जानना है कि सिक्के पहले ज़माने के कैसे दिखते होंगे, कैसे नहीं दिखते होंगे, मुस्लिम लोग का सिक्का कैसा होता होगा भाई, हिंदू लोग का सिक्का कैसा होता होगा भाई, तो आप कहाँ आ जाइए? आप सबसे अच्छा जगह भारत में आ जाइए। यहाँ पे हर शासकों का आपको सिक्का देखने को मिल जाएगा। मुस्लिम शासक का सिक्का देखने को मिल जाएगा, हिंदू शासक का मिल जाएगा, यूनानी शासक का मिलेगा, पार्थियन शासक का मिलेगा, सब शासक का मिल जाएगा भैया। ठीक है, अब देखिए, जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर था
कौन जी? जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर था। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। इसको आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। बोलते हैं ना कि आप लोग जानते हैं, आप लोग को पता है, जब भारत का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था ना तो उसको कितने सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था, तो 172। और उस सिक्कों का नाम क्या था, तो दारिस नामक सिक्के उसको मिले थे। और कितने सिक्के मिले थे, तो 172, एक घड़ा। सोचिए हम लोग को मान लीजिए रोड पे 500 रुपया मिल जाए तो हा दिन बन जाएगा। और ये लोग का सोने का सिक्का मिल रहा है, दारिस नामक सोने का सिक्का मिल रहा है। सोचिए उन लोग का तो दिल एकदम चमक ही गया होगा जी, है ना। वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। क्या करते हैं वारेन हेस्टिंग, जब इनको सिक्का मिलता है तो ये अपने पास रखने के बजाय किसको भेज देते हैं, अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। किसके रूप में देते हैं, तो उपहार के रूप में देते हैं। हम लोग किसी को 10 रुपया ना दे उपहार में, आई बिना मतलब का क्या कर देते हैं, 172 सोने का सिक्का, दारिस नामक सोने का सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर देते हैं, उपहार कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं। कोई सोना का हार गिफ्ट करता है, कोई सोना का क्या बोलते हैं आभूषण गिफ्ट करता है। तो ये क्या किए, सीधे दारिस नामक सोना ही गिफ्ट कर दिए, सिक्का ही गिफ्ट कर दिए। लो भैया खुश रहो तुम, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। अब देखिए, और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका क्या किए जी, कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। सोचिए कितना मतलब अजीब लगा होगा कि ये जो है एक उपहार देते हैं कि हम अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को 172 सोने का दारिस नामक सिक्का गिफ्ट करेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी इनका जो महत्व है समझ ही नहीं पाती है और क्या कर देती है, पिघला देती है। सोचिए आप लोग ही किसी को कोई वस्तु दें, मान लीजिए हम किसी को वॉच गिफ्ट किए या फिर कोई ब्रेसलेट गिफ्ट किए, और वो मान लीजिए मेरी फ्रेंड है और किसी और को ब्रेसलेट दे दी, तो समझ सकते हैं कितना जलन होगा, अंदर अंदर पूरा एकदम जलन होगा। जलन का जैसे भाव उत्पन्न होगा कि अरे ये मेरा महत्व नहीं समझी है, हम भले ही छोटा गिफ्ट दिए हैं, 10 रुपये का ही दिए हैं, पर उसको हम अपना समझ के गिफ्ट दिए थे और वो जो है किसी और को मेरा गिफ्ट दे दी। जैसे आप लोग को ये बुरा लगता है, ठीक उसी प्रकार इनको भी बहुत बुरा लगा जब इन्होंने सिक्का दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उसको पिघला के दूसरी वस्तुओं के निर्माण में उसका उपयोग कर दिया। ठीक है, अब देखिए, जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। यानी कि जब वारेन हेस्टिंग वापस इंग्लैंड आते हैं तो वो जो मुद्राएं थी, जो सिक्के थे, वो क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। लेखक बोलते हैं कि बच्चा लोग अभी आप पे निर्भर करता है कि आप भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटने दें, आप ऐसी घटनाएं न करें। आपको कोई फ्रेंड अगर प्यार से कोई चीज़ देता है तो आप उसे रख ले भैया, भले ही 10 रुपये का चीज़ हो, उसे किसी और को न दे, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, लेखक जी कहते हैं, है ना। अब देखिए, दैविक विज्ञानी पर भारत के प्राचीन वैदिक देवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को एक नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया है जी, नया स्वरूप, नया रूप। किसी का हम लोग जैसे नया रूप देखते हैं ना, मान लीजिए हम कुछ दिनों के लिए चले गए कहीं, 10 दिन के लिए हम चले गए मान लीजिए मामा गाँव में, और मेरी दोस्त जो है
किसी और के साथ बैठने लगी, किसी और दोस्त के साथ। आज हम वापस आके देखे कि कोचिंग में या फिर स्कूल में वो मेरे से ज़्यादा उस लड़की से बात कर रही है। अब समझिए, वो अपना रूप बदल दी है, मेरे से नहीं बात कर रही है, उस लड़की से बात कर रही है। मतलब क्या की है, अपना रूप बदली है ना, बदली है ना। ठीक उसी प्रकार ये भी जो है ना अपना रूप बदल लिया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिली रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है। अभी क्या होनी है जी? अभी निर्मित होनी है। और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। और बोलते हैं कि ये जो काम है ना सिर्फ और सिर्फ भारत में हो सकता है, ये और कहीं नहीं हो सकता है। ठीक है। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध संसाधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। क्या माना जाने लगा है जी? हमारे यहाँ प्रचलित कहावतें और दंत कथा जो हैं उसका प्रमुख स्रोत किसको माना जा रहा है? तो बौद्ध धर्म को माना जा रहा है। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को माना जा रहा है। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जो प्रमुख स्रोत जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा। क्या बोला गया है? उदाहरण में दिया गया है कि शेर के खाल में गधा। आप लोग वो वाला कहानी सुने हैं ना कि शेर के खाल में गधा? सुने ही होंगे कि एक गधा रहता है जंगल में, क्या करता है, शेर का खाल पहन के चला जाता है। सब जानवर जो एकदम शौक, ये क्या, शेर कहाँ से आ गया? और जब लास्ट में एक दिन पता चलता है कि उस शेर के खाल में कौन है? गधा है। बड़ी मार मराता है बेचारा, बहुत बहुत पिटाता है। ठीक उसी प्रकार कहा गया है। तो कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि शेर के खाल में गधा। यह कहावत सबसे पहले यूनान में प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिकों प्लेटो के क्रटिलस में मिलती है। बोलते हैं कि ये जो कहावत है ना शेर के खाल में गधा, ये जानते हैं कहाँ से मिली है? तो ये सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध और प्राचीनतम यानी कि पुराना दार्शनिक प्लेटो का नाम सुने होंगे, प्लेटो के क्रटिलस में मिलती हैं। ठीक है। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? कहा गया है। तो क्या ये कहावत जो है वो पहले से किसी से उधार ली गई थी? कहावत जो है उधार ली गई थी जी। और इसी प्रकार हम न्योले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। किसने परिवर्तित कर दिया था? तो एफ्रोडाइट ने एक चूहा को किसके रूप में परिवर्तित कर दिया था जी? तो एक सुंदरी के रूप में, मतलब एक लड़की के रूप में किसको परिवर्तित कर दिया था? तो एक सुंदरी को, चूहा को एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। सोचिए, एक चूहा को लड़की बना दिया था। अब देखिए, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकर्षित हो गई थी, यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वास से मिलती जुलती एक कहानी है। किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची? बोलते हैं कि एक मन में डाउट है भैया, ये जो कहानी है यूनान के लोग कैसे जान गए? आखिर कोई तो रास्ता होगा ना, तभी तो दौड़ते दौड़ते चला गया। उसका पैर था क्या कि जो कहावत है यूनान के लोग जान गए? कैसे जान गए भाई? वहाँ ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही क्या हो गया था जी? स्ट्रीट्स की कहानियों में स्थान कैसे पा गई? मतलब कहानियों में यह स्थान भी पा गया था। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। ठीक है, हमें इससे भी और अधिक प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा। बोलते हैं अगर हमें भारत के बारे में और कुछ जानना है तो हमें और डीपली में जाना होगा और डीपली में पढ़ना होगा, प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा जी। देखिए, वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगी।
यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई, तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय से ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कहा गया है कि जब सोलोमन का जब समय था ना, उसी टाइम से क्या हो गया था जी, भारत और सीरिया, फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साथ साधन सुलझ चुके थे। अब देखिए जी, कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ। अब लेखक जी निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं भाई कि हाथी, हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफीर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती और यह मान लेने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। अब आप लोग समझ रहे हैं, आप बोल रहे होंगे कि अरे क्या पढ़ रही हैं, अपने में पढ़ रही हैं, अपने में समझ रही हैं। तो देखिए भैया लोग, ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें दुनिया जहान के बारे में जानना है ना। किसके बारे में जानना है? दुनिया जहान के बारे में। लेखक जी इतना डीपली लिख दिए हैं, इतना डीपली लिख दिए हैं कि आप लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, इतना डीपली लिखे हैं। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा डिप्रेशन में मत जाए, ज़्यादा डीपली में मत जाए। ठीक है, आराम आराम से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहा गया है भैया, यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। क्या नहीं हुए थे जी? व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। आपसे कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। बोलते हैं कि आपने कई भाषाओं का ही सिर्फ अध्ययन नहीं किया है, कई क्या किए हैं, भाषा विज्ञान का भी आप लोग अध्ययन किए होंगे। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई दिखाई देता है? बोलते हैं आप लोग भाषा का इतना सारा अध्ययन किए होंगे, जरूर किए होंगे। तो आपको लगता है कि भारत से भी बढ़ के कोई देश है? ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, लेखक जी बोल रहे हैं। आपको लगता है कि भारत से भी बढ़ के कोई देश है? ठीक है, जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय के संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके, वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पुची, हुंड, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। किसका क्या प्राप्त हो सकता है जी? सुयोग प्राप्त हो सकता है। तो अनेक यूनानी, पुची, हुंड, अरब, ईरानी, मुगलों का सबका भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो अभी कुछ और क्या बोलते हैं, व्यापार के बारे में सब कुछ हो रहा था, सिक्का के बारे में बात हो रहा था। अब लेखक जी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, यदि आप किसके जी? विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, लॉ के विद्यार्थी हैं, कानून के बारे में आप बहुत जानते हैं, तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बोला गया है कि अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी इसमें बहुत अच्छा खासा ज्ञान मिलेगा। कहाँ ज्ञान मिलेगा? तो भारत में ज्ञान मिलेगा। अब देखिए, उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयाचारिक सूत्रों को ही ले लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्मास्त्र जैसे परवत्री विधि ग्रंथों को आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं।
यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूप के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए उनके महत्व किसके जी उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए कहाँ जी इसके लिए भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इनके प्रत्यक्ष दर्शन का सहयोग अनायास ही मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा जी? तो गांव में पंचायतों के रूप में ही इसका दर्शन आपको करने को मिल जाएगा। किसका दर्शन करने को मिल जाएगा जी? ठीक है। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। बोलते हैं कि जो स्थानीय शासन प्रणाली या फिर पंचायत प्रथा को समझना है या फिर समझाना है तो बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। ठीक है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, इसके प्रतीक, विकास तथा उसके अपरिहार्य निर्माण रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। किसका परिचय मिल सकता है? उसके प्राकृतिक विकास का तथा उसके अपरिहार्य निर्माण का प्रत्यक्ष मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। कहा गया है कि जो हमारा भारत है ना, किसका भूमि है? तो हमारा भारत एक वैदिक और ब्राह्मण की भूमि है। ठीक है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। किसकी जन्मभूमि है? बौद्ध धर्म की जो जन्मभूमि है ना। पारसियों के जरूथुर्स धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं जी। क्या होते रहते हैं? नए मतांतर विकसित होते रहते हैं। ठीक है। तो देखिए हम लोग आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि जो लेखक जी हैं बहुत ज़्यादा डीपली लिखे हैं, आप लोग डिप्रेशन में चल जाएंगे। इससे अच्छा है हम लोग इसको कल पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा से, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही अध्ययन करेंगे, है ना। क्योंकि लेखक जी आप लोग समझ ही रहे हैं कितना अच्छा भाषा में लिखे हैं। भाषा तो इनका अच्छा है बट कुछ ज़्यादा ही डीपली में लिखे हैं। बहुत उसका मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली में लिखे हैं भाई, बहुत डीपली में है। तो आप लोग को इतना टेंशन नहीं लेना है कि अरे इतना डीपली में लिखे हैं तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो नहीं आएगा हम लोगों को, कैसे लिखेंगे। इतना मत सोचिए। एग्जामिनर इतना भी क्या बोलते हैं निर्दयी नहीं बनेगा कि आप लोगों को इतना वो डिप्रेशन में ही डाल देगा। ऐसा नहीं करेगा भाई। इसको हम लोग बहुत आराम से करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।